यानी कोशिका के अंग, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग के नाम से भी हम इन्हें बुलाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लेते हैं एक एक पार्ट को। सबसे पहला मैं जो ले रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, वो मैं ले रहा हूं सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से हम इन्हें बुलाते हैं। होता क्या है कि ये सेल्स लाइक स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है। अब ये सेल का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, सेल का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, उसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन याद रखना है एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा। एनिमल का मतलब जंतु में भी होगा और पौधों में भी होगा। कौन सा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के यदि मैं बात करता हूं कि ये सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है मेरे दोस्त, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है लिपिड्स यानी वसा, लिपिड्स और प्लस में प्रोटीन। लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है मेरे दोस्त, लिपिड्स और प्रोटीन का, वसा एवं प्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के हम फंक्शन को समझने के लिए जाते हैं कि इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है। तो याद रखना सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल के पार्ट को एक सुरक्षा प्रदान करता है। जो इस कोशिका के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, उसके बाद सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स और भी कई सारे हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो सेल के वो इंटरनल आंतरिक भाग हैं और उन सभी आंतरिक भागों को सेल मेम्ब्रेन एक सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे सरफेस, हमारे बॉडी का ये जो सेल है, इस सेल को हम किसे कपड़ा पहन करके हम इसकी सुरक्षा करते हैं। हम इस सेल की सुरक्षा किससे कर रहे हैं? कपड़े पहन करके इसकी कर रहे हैं। जो कुछ जानवर होते हैं, अब जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, तो जानवर क्या करते हैं दोस्त, उन जानवरों की जो खाल होती है, जानवरों के ऊपर जो बाल होते हैं, तो बाल उन जानवरों की सेल्स को, उन जानवरों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सुरक्षा करता है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर के पार्ट की सुरक्षा करते हैं। यानी इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं उसको क्या करेगा, ये सुरक्षित रखेगा। प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ सेल। कोशिका के आंतरिक भाग की सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका के आंतरिक भाग की ये क्या करता है मेरे भाई, सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात याद रख लेना। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है ये एनिमल में एब्सेंट होता है। ये केवल और केवल प्लांट के अंदर, केवल और केवल पौधों के अंदर पाया जाता है। केवल और केवल किसके अंदर? केवल और केवल पौधों के अंदर पाया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं पौधों की,
तो ध्यान से यहाँ पर देखना मेरे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्लांट है, प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज। अब पौधों से प्राप्त होने वाले, प्लांट से प्राप्त होने वाले सभी चीजें सेलुलोज से बने होते हैं। जैसे आप जिस कॉपी पर लिखते हो वो पेज सेलुलोज से बना हुआ है। जिस नोट पे महात्मा गांधी की फोटो छपी हुई है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। मैंने जो एक कपड़ा पहना है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कपास से बनाए जाते हैं, वो भी किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। होता क्या है? तो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर, इस सेल मेम्ब्रेन को एक सुरक्षा प्रदान करता है, ये इसके आउटर पार्ट पर। तो ये जो है हमारा, इसी को बोला जाता है सेल वॉल, जो केवल और केवल प्लांट्स के अंदर, केवल और केवल पौधों के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात एक और सबसे बड़ी, ये सेल वॉल सुरक्षा करता है किसी भी प्लांट के इंटरनल चीज को। अब देखो भाई, सीधी सी बात, हम अपने मेम्ब्रेन की या हम अपने सेल के इंटरनल चीज की सुरक्षा अपने मेम्ब्रेन की किससे कर लेते हैं? तो हम कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े पहन के अपने मेम्ब्रेन की सुरक्षा कर लेते हैं, अपने सेल की मेम्ब्रेन की सुरक्षा हम कपड़ा पहन के कर लेते हैं। लेकिन भाई पौधे कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं, तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा किससे करते हैं? सेल वॉल से करते हैं, कोशिका भित्ति से करते हैं। और ये सेलुलोज जो होता है, याद रख लेना, ये प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, प्लांट का ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, प्लांट का ये सबसे कठोर भाग होता है, प्लांट का ये सबसे कठोर भाग होता है। कहोगे सर ये सबसे कठोर भाग क्यों होता है? क्योंकि इसके कठोर होने का कारण है इसके अंदर पानी की मात्रा का ना होना। यदि बात करें तो 0% वाटर पाया जाता है किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर। यदि इसके फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो इसका भी सेम फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन को और सेल के इंटरनल पार्ट को एक सुरक्षा प्रदान करना। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल के इंटरनल पार्ट को एक सुरक्षा प्रदान करता है कौन? सेल वॉल। कौन करता है बेटा? सेल वॉल। क्योंकि यदि ये ना हो तो हो सकता है अंदर की चीज बाहर आ जाए और बाहर की चीज अंदर चले जाए, तो हमारे सेल के इंटरनल पार्ट को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, बाहर की चीज अंदर चली जाएगी, अंदर की चीज बाहर चली जाएगी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। इसीलिए एनिमल्स जो होते हैं वो अपने मेम्ब्रेन की सुरक्षा कपड़े पहन करके, या जिन जानवर जो होते हैं वो अपने ऊपर उनके खाल होते हैं ना, बाल जो होते हैं, बाल उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। पर पौधों में तो ऐसा नहीं होता, इसलिए पौधों में एक एक्सटर्नल चीज है जिससे हम बोलेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते इसके बाद नेक्स्ट और आगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला तीसरा कोशिकांग जो है हमारा सेल का, जो तीसरा अंग है, जो तीसरा भाग है, उसका नाम है मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? तो ये हमारा बेटा सेल्स, और सेल के अंदर ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं। इसके अंदर फिंगर्स लाइक्स कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, फिंगर्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब एक और दूसरी बात, इसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे बाहरी भाग है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, सबसे बाहरी भाग है, इसको बोला जाता है क्रिस्टिया, या इसे हम हिंदी में वलकुट के नाम से जानते हैं। बट इसी का जो अंदर वाला भाग है, इनर पार्ट है, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स, अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। अब याद रखना, फिर ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सुरक्षा प्रदान करेगा। किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? अभी आगे मैं बात करूंगा लाइसोसोम से,
क्योंकि लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो बेटा जब को सबको गला देने का काम करता है। कभी कभी उससे गुस्सा आता है तो वो खुद ही जल जाता है, खुद ही अपने आप को फाड़ लेता है, और अपने आप को यदि फाड़ लेगा तो ये एनर्जी का जो पावर हाउस जिसे हम कहेंगे वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो अब चलते हैं इसके बारे में। यदि आपसे बात किया जाए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। जल्दी से बताइए। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है मेरे भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है एल्टमन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन इसका नामकरण किसने किया है, तो नामकरण इसका किया है बेंडा नामक साइंटिस्ट ने। बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया है। दूसरी बात, और यदि मैं बात करूं तो दूसरी बात क्या है बेटा, इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर। अब इसे कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। क्योंकि पूरे बॉडी के सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम, ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे हम शरीर का ऊर्जा घर कहते हैं। और याद रखना ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। कोशिका का द्वितीय बड़ा भाग। कोशिका का सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है, बट ये सेकंड सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये तो बात कर ली हमने इसके माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात करते हैं इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका काम है रेस्पिरेट करना, श्वसन करना। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि बताओ बच्चों, कोशिका का वो कौन सा अंग है या कोशिका का वो कौन सा भाग है जहां श्वसन, जहां रेस्पिरेशन होता है। तो कोशिका के किस भाग में रेस्पिरेशन होता है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है सभी को पता है। यहां पर इस रेस्पिरेशन से हमारा किसका निर्माण होता है, एक एनर्जी का निर्माण होता है। और एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से हमें मिलती है। तो ग्लूकोज है C6H12O6। और जब इस ग्लूकोज को मिला क्या मेरे भाई, ऑक्सीजन मिला, तो इस ऑक्सीजन के मिलते ही इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। किसमें, ये CO2 में टूटा, ये H2O में टूटा, और प्लस में 38 मोल्स जो होते हैं वो ATP हमें मिलते हैं। और ये ATP जो है इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा स्टोर होती है। तो मानव के शरीर में, मानव के सेल्स में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP के फॉर्म में। कितने, 38 ATP के फॉर्म में। ये बात याद रखना, जब भी एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और एक ATP एनर्जी जो होती है बेटा, एक ATP कितने के बराबर होता है, तो लगभग 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है। लगभग 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बातें हैं, मैं बाद में याद करा देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, एल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। शरीर का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शरीर का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, वल्कुट बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक हिस्से को हम क्या बोलते हैं सर, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे अंतस्थ बोलते हैं।
दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि मैं आप लोगों को यहां बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन से क्या मिलता है, रेस्पिरेशन से सेल्स को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है, ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में मिलती है। या जब भी एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कितने एटीपी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी मिलती है। एक एटीपी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो एक एटीपी में 7.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इतनी बात आप सभी लोगों को याद रख लेना है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला कोशिकांग इसके बाद जो है हमारे पास बच्चे वो है गोल्गी एपरेटस। नंबर 4 गोल्गी एपरेटस, या इसे हम बोल देते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। अब यदि गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस के बारे में हम बेटा बात करें तो आप लोगों से सीधी सी बात यहां पूछी जाएगी कि बताओ गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस की खोज किसने की है। तो गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस का जब भी नाम आता है तो इसके नाम ही है, इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है गोल्गी। तो इनका नाम था, किसने खोजा है, कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी एपरेटस को जिसने खोजा है उनका नाम कैमिलियो गोल्गी है। याद रखना कैमिलियो गोल्गी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कैमिलियो गोल्गी ने बोला इसका फंक्शन क्या होता है बेटा। ऊर्जा का संवहन करना। यदि ये गोल्गी एपरेटस आपके शरीर में ना हुआ तो बहुत बड़ी घटना घटेगी बेटा। आप के शरीर के कुछ भाग काम करेंगे और शरीर के कुछ भाग काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखना शरीर के सेल्स को एनर्जी बनाने का काम किसको मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया को मिला है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना लिया, बट उस ऊर्जा को शरीर के उस भाग तक पहुंचाने की आवश्यकता है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब एक बात बताओ, यदि ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से जैसे ही एनर्जी बनती तो शरीर के कुछ भाग को ले, भाई तू 2 एटीपी ले ले, तू 1 एटीपी ले ले, तू 4 एटीपी ले ले, तू 5 एटीपी ले ले, 3 एटीपी ले ले, यानी शरीर के सभी भागों को क्या कर देता, बांट देता। तो जिसको जितनी ऊर्जा मिलनी थी दे डाली उसने ऊर्जा। लेकिन अब आपको पता है आप अपने शरीर के कुछ अंगों का प्रयोग कुछ काम में ज्यादा करते हो और कुछ दूसरे अंगों का प्रयोग कुछ कामों में ज्यादा करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यदि कोई रनर दौड़ता है तो उसके शरीर का जो पैर है उसको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि उसके शरीर के अंदर केवल 2 ही एटीपी पैरों को दिया गया है, बेटा कहता है तू थोड़ा लंबा ले, 4 एटीपी ले ले, तो भाई वो दौड़ेगा तो उसके पैरों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उसे ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगा तो थक कर बड़ी आसानी से बैठ जाएगा। लेकिन याद रखना ये जो गोल्गी एपरेटस होता है इसका काम क्या है, इसका काम है शरीर के उस भाग को उतनी ऊर्जा देना जितनी ऊर्जा की उसे आवश्यकता है। तो एक जब धावक दौड़ता है तो उसके पैरों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके पैरों को वो ज्यादा ऊर्जा ट्रांसफर करता है। एक जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो जीव है इस जीव के माध्यम से मैं बोल रहा हूं तो मेरे जीव को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये जो गोल्गी एपरेटस है वो शरीर के किसी भी भाग से ला करके मेरे इस जीव को वो ऊर्जा देगा जिस ऊर्जा के कारण से मैं बोल पाऊंगा। यदि याद रखना मेरे जीव को इस गोल्गी एपरेटस ने ऊर्जा नहीं दिया तो कुछ देर तक तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरा जीव क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा भैया, क्योंकि जीव थक गया है। क्योंकि जीव क्या हो गया, थक गया है, उसके पास एनर्जी है नहीं। तो इसीलिए आप लोग याद रखना कि ये जो गोल्गी एपरेटस है इसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का काम दिया गया है।
दूसरा, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कहोगे सर इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं वो अभी समझाता हूं मैं। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि शरीर को ऊर्जा बनाने का काम, सेल्स को ऊर्जा बनाने का काम किसको दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बना ली, लेकिन उस एनर्जी का बंटवारा कैसे करना है, उस एनर्जी को कहां ज्यादा पहुंचाना है, उस एनर्जी को कहां कम पहुंचाना है, ये बात कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा बेटा कौन सा, तो याद रखना गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। तो क्या होता है, गोल्जी एपरेटस कहता है चल भाई तू इधर जा, दो एनर्जी, तू 2 एटीपी इधर जा, 2 एटीपी इधर, नहीं तुझे कम की जरूरत है, तुझे ज्यादा की जरूरत है, ये लो 10 एटीपी से दे दो, नहीं इसे कम की जरूरत है, इसे ज्यादा की जरूरत है, इसे 5 एटीपी दे दो। तो कहने का मतलब है ये चौराहे पर खड़ा होकर के और सबको क्या दे रहा है बेटा, एडवाइस की तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा। यही तो काम करता है ट्रैफिक पुलिस, कि एक चौराहे पर खड़ा होकर के आपने देखा हाथ खड़े करके, कभी वो ऐसे हाथ डुलाता है, कभी वो ऐसे हाथ डुलाता है, कभी वो ऐसे हाथ डुलाता है। तो यही तो काम कर रहा है ट्रैफिक पुलिस, इसलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिस का नाम भी दे देते हैं, किसे, गोल्गी एपरेटस को। किसे बेटा, गोल्गी एपरेटस को। तो ये हमारा चौथा पार्ट हो चुका है बेटा, चौथा कोशिकांग हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और अगले 5वें कोशिकांग की तरफ। पांचवें कोशिकांग की तरफ, अगला 5वें कोशिकांग है वैक्यूल्स। वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब होता है बेटा रसधानी। इस वैक्यूल का मतलब होता है रसधानी। इसका मतलब इस वैक्यूल के अंदर 60% पानी यानी जल भरा होता है, और ये वैक्यूल्स सेल के अंदर एम्प्टी पार्ट होता है, यानी ये रिक्त भाग होता है। लेकिन उस रिक्त भाग के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, ये बात याद रख लेना। यानी यदि हमारे जो सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर 60%, मानव के शरीर के अंदर 65% भाग पानी भरा होता है। अब कहोगे सर ऐसा क्या, यदि किसी व्यक्ति के मान लो कि वजन है 100 किलोग्राम, तो क्या 65 किलो उसके पेट में पानी है? अरे नहीं भाई, ये पेट में पानी नहीं है, ये पानी हमारे सेल्स में है, हमारी कोशिकाओं में पानी है। तो हमारी कोशिकाओं में लगभग 65%, 65% की मात्रा में ये पानी मौजूद है। लेकिन यदि मैं बात करूं इस वैक्यूल्स की, तो ये वैक्यूल्स प्लांट के अंदर भी होते हैं और ये वैक्यूल्स एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, इनमें से कौन सा चीज बड़ा है? तो प्लांट्स बड़े होते हैं या एनिमल्स? तो प्लांट बहुत बड़े होते हैं, तो उनके अंदर वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो प्लांट्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, प्लांट्स के वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। किसकी तुलना में? एनिमल्स के वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एनिमल्स के वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। किसकी तुलना में? प्लांट के वैक्यूल्स की। तो प्लांट के वैक्यूल्स बड़े होते हैं, एनिमल के वैक्यूल्स छोटे होते हैं, क्योंकि पौधों को पानी की आवश्यकता ज्यादा है, और याद रख लेना जानवरों को पानी की आवश्यकता पौधों की कंपैरिजन में कम है। अब यदि मैं बात करूं कि सर इसका फंक्शन क्या है, ये बता दो आप, इसका कार्य क्या है? तो इसका मेन कार्य क्या है? तो याद रखना कंजर्व द वाटर। वाटर को क्या करना बेटा? इसे स्टोर करने का काम दिया गया है। इट स्टोर्ड द वाटर। जल का संचय करना, जल का संचय करना, यह जल का संचय करता है। संचय का मतलब इकट्ठा करना, जल का संचय करता है। संचय का मतलब क्या है? तो जल का संचय, संचय का मतलब है जल का इकट्ठा करना। तो जल को ये क्या कर रहा है मेरे भाई? जल को ये इकट्ठा कर रहा है। तो ये वैक्यूल्स भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस वैक्यूल्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट और अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर 6। नंबर 6 में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का किसी भी सेल्स के इंटरनल का कंकाल होता है। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि किसी भी सेल्स को पिचकने से रोकना। अब आपको पता है जैसे एक बलून है, उस बलून को अंदर हमने हवा भर दिया है तो उस बलून को हम दबाते हैं तो पिचक जाती है। आपने देखा होगा आपके घर है, आपके घरों के अंदर जो पिलर डाले गए, ये पिलर आपके घरों की छतों को पिचकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी सेल को, कोशिका को पिचकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इसका मतलब ये इंटरनल स्केलेटन यानी ये आंतरिक कोशिका के आंतरिक कंकाल का काम करता है। कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करता है, इंटरनल स्केलेटन का काम करता है। और ये कोशिका के आंतरिक भाग में कुछ हेल्प भी करता है, कोशिका के आंतरिक हिस्सों में कुछ सहायता भी करता है, ये आंतरिक सहायता भी करता है। कौन? तो याद रख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है ये दो प्रकार का होता है मेरे भाई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिखाई दे रहा है ये स्मूथ है और इस भाग में खुरदरा खुरदरा दिखाई दे रहा है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो नहीं होता है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही होता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो स्मूथ है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसके अंदर क्या है? रफ है। रफ पार्ट जो ये दिखाई दे रहा है, इस रफ पार्ट को बोला जाता है राइबोसोम। इस रफ पार्ट को बोलते हैं राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो याद रख लेना, जो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, इसका काम क्या है बेटा? तो इसका काम है फैट यानी कोशिका को बनाना। ये फैट को बनाता है। किसको बनाता है? फैट को यानी वसा को बनाता है। अब एक बात बताओ, यदि इस वाले भाग में वसा है तो फैट यानी वसा, वसा क्या होता है? चिकना होता है। और यदि वसा चिकना होता है इसलिए हमने इसको स्मूथ यानी चिकना भाग बोला है। दूसरा जो है वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका काम है प्रोटीन को बनाना। इसका काम है प्रोटीन को बनाना। बट एक बात याद रख लेना मेरे भाई, ये बात कि कभी भी याद रखना, SER या RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। तो कहोगे सर कौन करता है? तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स ही किसका निर्माण करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम्स मेक्स द प्रोटीन फॉर द सेल्स। किसी भी सेल्स के लिए प्रोटीन का जो निर्माण करने का काम दिया गया है वो राइबोसोम को दिया गया है। और अब हम राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपके समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की मेरे बच्चे। चलिए भाई, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद कर लेता हूं। इसके बाद नंबर 7 में पढ़ेंगे राइबोसोम। ठीक है, नंबर इसमें हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम की बात यदि आपसे की जाए तो राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। ये किसी भी सेल का सबसे छोटा भाग है।
कोशिका का सबसे छोटा भाग, कोशिका का सबसे छोटा भाग क्या है हमारा? राइबोसोम है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम्स का काम दिया गया है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। अब प्रोटीन को, जो ये राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण करता है, उस प्रोटीन को अकॉर्डिंग टू सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट दो भागों में बांटा गया है। अब याद रखना, जो प्रोटीन होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक जो है वो 70S है, S का मतलब सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और दूसरा जो है वो 80S है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से 70S और 80S, इनमें से किसका सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है या किसका सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट कम है? तो सिंपल सी एक सीधी सी बात आप अप्लाई करना कि यदि एक पानी ले लेना और एक बकेट में और पानी भर करके यदि आपने 80S को और 70S को डाल दिया, तो पानी में जो जितना जल्दी नीचे चले जाएगा, यानी पानी में जो जितना जल्दी डूब जाएगा, उसका सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ज्यादा होगा, और पानी में जो जितनी देर से डूबेगा उसका सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना कम होगा। तो ऑब्वियसली भाई 80 भारी लग रहा है तो ये पहले जल्दी डूब जाएगा, और ये हल्का लग रहा है तो ये देर से डूबेगा। तो इसका सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट कम होता है, लेस यानी कम, और इसका सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट मोर यानी अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है। ठीक है। अब याद रखना, ये 70S और ये 80S ये सेल में कहां पाए जाते हैं? तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो 70S प्रोटीन से बने होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 80S प्रोटीन से बने होते हैं। यहां लिख देता हूं मैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम अपनी इसे आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। क्योंकि बेटा एक बार ध्यान से देखो, जो आकार में बड़ा है वो ऑब्वियसली हमें दिखाई दे जाएगा, जो आकार में छोटा है वो नहीं दिखाई देगा। तो यूकैरियोटिक हमें दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक हमें दिखाई नहीं देता। बाकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है। यहां आप लोगों को इतनी बातें याद रखनी है, किससे रिलेटेड? राइबोसोम से रिलेटेड। इतनी बात आप सभी बच्चों को याद रख लेना है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट और अगली कोशिकांग पर। अगला कोशिकांग नंबर 8 का हमारे पास कौन है बच्चे? तो अगला कोशिकांग है हमारे पास न्यूक्लियस।